तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन लिबरेटिंग दी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इन द लास्ट 3 डेकेड्स एंड करंटली हैज़ पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है? द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इंक्रीजिंग द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन द इंडियन डेट मार्केट। एफडीआई की जो लिमिट है वो बढ़ा देना इन द इंडियन डेट मार्केट्स। The second statement says introducing fully accessible route through which non-resident Indians can invest in specific government securities without any restrictions। ठीक है, तो फुल्ली एक्सेसिबल रूट को इंट्रोड्यूस करना जिसके थ्रू नॉन रेजिडेंट एनआरआईज इन्वेस्ट कर सकते हैं इन स्पेसिफिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। थर्ड स्टेटमेंट सेज ईजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ईसीबी को और ईजी कर देना। Fourth statement says allowing outbound FDI by Indian incorporated entities। तो इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ के लगता है कि ये मतलब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये चारों ही इसको जस्टिफाई करती है स्टेटमेंट को जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट्थ विच सेज Ways and Mean Advances is a facility for both center and states to borrow long-term funds, say more than 1 year from the RBI। The second statement says RBI has equal powers to regulate all cooperative banks at par with commercial banks। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? दोनों ही गलत हैं। क्यों, देखते हैं। वेज एंड मीन एडवांसेस जो है ना, दे एक फैसिलिटी है जो सेंटर और स्टेट दोनों को ही अवेलेबल है, जहाँ पे ये RBI से पैसा बोरो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बोरोइंग है, दीज आर मेंट प्योरली टू हेल्प देम टाइड ओवर टेम्पररी मिसमैचेस। ठीक है, उनकी जो बैंक्स में जो मिसमैच हो रहा है रिसीट्स और कैपिटल में, सिर्फ उनको डील करने के लिए ये बोरिंग्स को यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस पर से। ठीक है, ये फाइनेंस का सोर्स नहीं है ये जो वेज एंड मीन एडवांसेस हैं। सेक्शन 17(5) ऑफ द RBI एक्ट 1934 ये कहता है कि जो सेंट्रल बैंक है ये लेंड करेगी टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू देयर बीइंग रीपेएबल नॉट लेटर देन 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये 3 मंथ से ज़्यादा का समय नहीं ले सकती दोनों ही, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 महीनों के अंदर उनको अपना जो पेमेंट है दैट दे हैव टू रीपे इट बैक टू दी RBI। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत थी? सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा था हमको कि ये दे आर रेगुलेटिंग कोऑपरेटिव बैंक्स एट पार विद कमर्शियल बैंक्स, विच इज़ इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि RBI के पास इक्वल पावर तो है, बट दे रेगुलेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉट रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स एट पार विद कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो दे ऑपरेट UCBs एट पार विद कमर्शियल बैंक्स। ओके, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कमर्शियल बैंक्स के उन दोनों को इक्वल रख के दे रेगुलेट बोथ दीज बैंक्स। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की जब बात आ जाए RCBs को, तो RCBs दे कम अंडर द डुअल रेगुलेशन ऑफ RBI एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ओके, हाँ, सो द 9th क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट BEPS, बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग। इट रेफर्स टू द फिनोमेना जहाँ पे जो कंपनीज़ हैं दे इन्वेस्ट इन अ होस्ट कंट्री बाय शेल कंपनी सिचुएटेड इन टैक्स हेवन टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये होगी। सेकंड स्टेटमेंट को पूछ रहा है कि मल्टीलैटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ड्यूटी रिलेटेड मेजर टू प्रिवेंट बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग, दिस इज एन आउटकम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम BEPS प्रोजेक्ट। Third statement says India has ratified the multilateral convention to implement tax duty related measure to prevent BEPS। इनमें से कौन सी गलत है, कौन सी सही है? सिर्फ थर्ड सही है, मतलब इंडिया ने रेटिफाई किया है, बाकी दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मल्टीलैटरल कन्वेंशन है टू इम्प्लीमेंट टैक्स ड्यूटी रिलेटेड मेजर, ये किसका आउटकम है? दिस इज़ एन आउटकम ऑफ द OECD G20 प्रोजेक्ट का आउटकम है ये। क्यों? ताकि जो बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग का जो ये पूरा मामला है इसको टैकल किया जा सके। तो ये बेसिकली ये पूरा कंसेप्ट है क्या बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग का? दिस इज़ बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है, एक टूल है जहाँ पर जो गैप्स है, लूप होल्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट करके मिसमैचेस किए जा सकते हैं ताकि जो प्रॉफिट है उसको टैक्स हेवन्स में शिफ्ट किया जा सके जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम ना के बराबर है। और इस बात के लिए दे डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन शेल कंपनीज़। ओके, तो शेल कंपनीज़ में उनको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इंडिया की बात आती है तो इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है, ये हमने देख ही लिया था।
तो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th इज़ आस्किंग अस अबाउट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमको पूछ रहा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ RBI। सेकेंड सेज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लेंडिंग रेट्स आर बेस्ड ऑन ईदर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट और द रेपो रेट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? सेकेंड गलत है, सिर्फ फर्स्ट सही है, मतलब दे आर अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द RBI। इसके बारे में देखो क्या है कि RBI के अंडर तो हैं, बट सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि जो HFCs हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ और बैंक्स, ही कम्पीट करते हैं बहुत ज़्यादा रेट्स के चक्कर में, मतलब ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकें, अपने रेट्स को कैसे मैनिपुलेट करें ताकि जो कस्टमर्स हैं दे कम टू देम टू बोरो मनी। और ये कट्स किस पर डिपेंड करते हैं? दीज कट्स आर डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, दे डिपेंड ऑन द रिडक्शन इन MCLR तो है, एंड PLR बाय HFCs जो कि बढ़ता कम होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेपो रेट बाय RBI। तो MCLR तो है यहाँ पर, बट दूसरा कौन सा है? PLR। ओके, सेकेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11th, दैट इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवीजन इन MSME डेफिनेशन विद इफेक्ट फ्रॉम July 1, 2020। तो पहला स्टेटमेंट हमको कहता है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर MSME इज रिमूव्ड। सेकेंड, एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर इज इंट्रोड्यूस एंड इन्वेस्टमेंट थ्रेशहोल्ड्स आर रिवाइज अपवर्ड्स। तो ही तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। पहला स्टेटमेंट, इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन स्टडीली ईयर आफ्टर ईयर सिंस 2013-14। तो देखो स्टडीली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना ये तो बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे सही होता है। सो एनीवे दिस इज़ इनकरेक्ट। और इन द लास्ट 10 years the highest agriculture exports were in 1920, which is also incorrect। हाईएस्ट थे 2011-12 में, ये रहा ग्राफ, तो ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 जो कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें से हमको करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI जो है दिस गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। The second statement says there has been consistent increase in the devolution of taxes from centers to states during the 11th to 15th commission periods, which is also incorrect। This second statement is incorrect। क्यों? क्योंकि हम आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट, विच इज़ परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये इंडिकेशन देता है इकोनॉमिक हेल्थ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की गलत क्यों है। तो 12th फाइनेंस कमीशन में जो सेंटर का जो सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर था टूवर्ड स्टेट्स, ये 29.5% से बढ़ के ये 30.5% हो गया था। फिर 13th फाइनेंस कमीशन में ये 32% हो गया था 30.5 से। 14th फाइनेंस कमीशन में इसका शेयर 32 से 42% हो गया था, और 15th फाइनेंस कमीशन में ये हो गया था कम हो के 41%। तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ वाई सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स दिस इज रिलीज बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। Second statement says consumer price index for industrial workers is released by Labor Bureau with 2016 as the base year. Which of these are correct? Only statement 2। इसके सोल्यूशन देख लेते हैं। जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये आउटकम इनकम ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि कैलकुलेट होता है मंथली सर्वेस पे, ठीक है, और ये उनकी हेल्थ के बारे में बताता है। PMI मैन्युफैक्चरिंग एक इंडिकेशन है इकोनॉमिक हेल्थ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की का। मोस्ट फॉलोड PMI रीडिंग दे कम फ्रॉम मार्केट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। ये कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर, और उसके बाद कंपोजिट इंडेक्स भी क्रिएट किया जाता है। जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है इसने रिवाइज कर दिया है बेस ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। 2001 से जो बेस ईयर था उसको कर दिया 2016। लेबर ब्यूरो जो है एक अटैच्ड ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, ये कंपाइल करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स एवरी मंथ।